इन 3 लड़कों ने 10 रुपए के सोडा बोतल्स बेचकर 2800 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लिया और आज ये लिटरली कोका कोला और पेप्सी के साथ compete कर रहे हैं। ये ब्रांड अपने पीक सीजन्स में अप्रोक्स 50 लाख बोतल्स पर डे सेल करता है। इनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये देसी सोडा मार्केट में रूल करते हैं। इनफैक्ट कोका कोला ने अपने रिमझिम ब्रांड को रीलॉन्च किया लाहौरी जीरा से compete करने के लिए, बट वो भी फेल हो गया। लेकिन लाहौरी जीरा इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, वो भी बेवरेज मार्केट में जहां कोका कोला और पेप्सी जैसे मल्टीनेशनल जायंट्स ऑलरेडी बैठे हैं। सो लाहौरी जीरा की स्टोरी एक प्रॉपर मास्टर क्लास है कि कैसे आप एक सिंपल से आइडिया को सही ढंग से एग्जीक्यूट करके करोड़ों का बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स डिकोड। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाहौरी जीरा है क्या। लाहौरी जीरा एक देसी मसाला सोडा है जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक से काफी अलग होता है। ये ड्रिंक मेनली जीरा, काला नमक, पुदीना, अदरक और कुछ और स्पाइसेस के ब्लेंड से बनता है, जिसे सोडा वाटर के साथ मिक्स करके बोतल में फिल किया जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा स्पाइसी, टेंजी और रिफ्रेशिंग होता है, जो टिपिकल कोला ड्रिंक से बिल्कुल डिफरेंट फील देता है। इसके पीछे कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो इन 3 दोस्तों ने मिलके अपने घर के किचन में किया था। ये है सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना। 2016 में एक दिन ये तीनों एक जगह बैठे थे, तभी निखिल डोडा ने अपने किचन में एक जीरा ड्रिंक बनाई। उन्हें फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब उन तीनों ने वो ड्रिंक पी तो उन्हें नॉस्टैल्जिया हिट किया, क्योंकि बचपन में अक्सर वो अपने घर पर ऐसी ड्रिंक्स पिया करते थे। यहीं से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इस आइकॉनिक फ्लेवर को और लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद उन्होंने कुछ सेकंड हैंड मशीन्स बाई करके चंडीगढ़ में एक छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट लगाई। इस दौरान वो ऑटो ड्राइवर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और फैमिली मेंबर्स को अपने ड्रिंक्स टेस्ट करवाते और उनसे फीडबैक लेते। फाइनली 2017 में उनका प्रोडक्ट तैयार हुआ। उन्होंने इसका नाम रखा लाहौरी जीरा, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर नॉस्टैल्जिया और पुराने लाहौर वाले कल्चर को दिखा सकें। और इसी नाम के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाने निकल पड़ा। इस टाइम तक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट ऑलमोस्ट $6 बिलियन की वैल्यू तक पहुंच गया था एंड काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस मार्केट में सिर्फ कोक, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप जैसे MNC प्रोडक्ट्स ही डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ जब भी किसी देसी ब्रांड का राइज होता तो उसे या तो कोका कोला या पेप्सी को एक्वायर कर लेते या फिर डिस्ट्रॉय कर देते। मार्केट में कोका कोला और पेप्सिको की डुओपोली थी एंड लाहौरी जीरा के फाउंडर्स को भी ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो इन मल्टीनेशनल जायंट्स के साथ compete करने जाएंगे तो उनका बर्बाद होना तय है। इसीलिए उन्होंने लाहौरी जीरा को कम्प्लीटली एक अलग सेगमेंट में पोजीशन किया, जिसे कोका कोला और पेप्सिको इग्नोर कर रहे थे। दरअसल कोका कोला और पेप्सिको का पूरा फोकस अर्बन कंज्यूमर्स पर था। उनके ड्रिंक्स जैसे कोक, पेप्सी और स्प्राइट थोड़े ज्यादा मीठे और वेस्टर्न टेस्ट के हिसाब से बने होते थे, जो अर्बन कंज्यूमर्स के लिए तो सही थे, लेकिन रूरल इंडिया में लोगों को कोला से ज्यादा जलजीरा, सिकंजी और बंटा जैसे मसालेदार और चटपटे स्वाद वाले ड्रिंक्स चाहिए थे। लेकिन ये ड्रिंक्स सिर्फ सड़कों पर या ढाबों पर अनहाइजीनिक तरीके से मिलते थे। इनका कोई बड़ा ब्रांड नहीं था जो साफ सफाई और सही पैकेजिंग के साथ ये टेस्ट घर घर पहुंचा सके। बस इसी अनटेप्ड सेगमेंट को लाहौरी जीरा ने आइडेंटिफाई किया और अपना पूरा फोकस इसी सेगमेंट में डाल दिया। उन्होंने कभी भी डायरेक्टली कोका कोला और पेप्सिको के साथ compete करने की कोशिश ही नहीं करी। वो अपना एक अलग ही गेम खेल रहे थे, जहां उनका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। बिकॉज स्टार्टिंग में वो सिर्फ 10 रुपए में 250 ml की बोतल सेल कर रहे थे, जो एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जहां कोका कोला और पेप्सी को ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। बट प्रॉब्लम आई डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ब्रांड अभी नया था। फाउंडर्स का भी कोई सक्सेस रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट पसंद तो आ रहा था और वो ऑर्डर्स भी दे रहे थे, लेकिन कोई भी एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि जब स्टॉक बिक जाएगा उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। लेकिन लाहौरी टीम को पता था कि बिना एडवांस पेमेंट के ब्रांड बिल्ड करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। वो डायरेक्टली रिटेल स्टोर्स के पास गए, उन्हें प्रोडक्ट दिखाया और उनसे ऑर्डर्स लिए। फिर वो वापस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए और बोला, ये देखो ऑर्डर्स की लिस्ट, हमने कस्टमर्स पहले ही ढूंढ लिए हैं, अब आप बस डिलीवरी करो। जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स मान गए और डिस्ट्रीब्यूटर्स चूज करने में भी उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। वो सिर्फ उनके साथ काम करते जिनके पास
पहले से बेवरेज का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 2 गाड़ियां हो और जो दिन में कई बार स्टॉक सप्लाई कर सकें। ये डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ डिलीवरी पार्टनर नहीं थे, उन्हें ग्राउंड लेवल की जानकारी भी देते थे। साथ ही उन्होंने पंजाब में अपनी खुद की एक छोटी सी बोटलिंग यूनिट लगाई जहां डेली लगभग 1.5 लाख बोतल्स बनती थी। उन्होंने जितना भी पैसा कमाया वो वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने फालतू खर्चे अवॉइड किए जैसे फैंसी ऑफिसेज और मार्केटिंग पर अंधा पैसा उड़ाना। इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 तक लाहौरी जीरा नॉर्थ इंडिया के 20,000 रिटेलर्स तक पहुंच गया। बट ये तो बस एक शुरुआत थी। इंडिया का नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट बहुत बड़ा है। 2019 में ये लगभग 67,000 करोड़ रुपए का था और 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अगर नंबर्स देखें तो इंडिया अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा है। एक एवरेज इंडियन साल में सिर्फ 12 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है, जबकि चाइना में ये 79 लीटर और अमेरिका में तो 350 लीटर से भी ज्यादा है। मार्केट 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। फर्स्ट, कार्बोनेटेड कोलास जो 38,400 करोड़ रुपए का मार्केट है, जहां पेप्सी और कोक जैसे वेस्टर्न फ्लेवर्स का कंट्रोल है। सेकंड, फ्रूट ड्रिंक्स जो 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, जहां माजा, स्लाइस और फ्रूटी जैसे मैंगो ड्रिंक्स डोमिनेट करते हैं। थर्ड, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, ये वो सेगमेंट है जहां लाखों अनऑर्गेनाइज्ड लोग सड़कों पर जीरा, इमली और आम पन्ना बेचते थे। इनके पास स्वाद तो था पर ना कोई ब्रांड था और ना ही सफाई का भरोसा था। पेपर बोट ने इस ट्रेडिशनल मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी थी 30 रुपए के पैक के साथ, लेकिन उन्हें मास लेवल पर स्केल करने में मुश्किल आई। इसलिए वो स्विंग जैसे फ्रूट ड्रिंक्स की तरफ मुड़ गए। लाहौरी जीरा ने यहीं पर अलग गेम खेला। उन्होंने वही देसी स्वाद पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और ऐसी कीमत पर बेचना शुरू किया जो हर कोई पे कर सकता है। बट इंडियन एफएमसीजी मार्केट में 10 रुपए की प्राइस एक प्रॉमिस भी है और एक ट्रैप भी है, बिकॉज ये आपको मास मार्केट तक पहुंचने में हेल्प भी करती है, लेकिन प्रॉफिट को भी ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देती है। लेकिन लाहौरी जीरा ने इसे मास्टर कर लिया। चलो उनके 10 रुपए की बोतल के कॉस्ट का ब्रेकडाउन करते हैं। तो देखो, शुगर ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी प्लस 20% सेस लगता है, यानी 40% टैक्स। इसका मतलब 10 रुपए की बोतल टैक्स के बाद सीधा 6 रुपए की रह जाती है। इस 6 रुपए में से 2 रुपए रिटेलर ले जाता है, 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, बाकी 3 से 4% सुपर स्टॉकिस्ट ले जाते हैं। यहाँ रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन देना जरूरी है ताकि वो खुद कस्टमर्स को ये ड्रिंक बेचें। सब बांटने के बाद लाहौरी के पास सिर्फ 3 रुपए बचते हैं। इसमें से 2 रुपए रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में चला जाता है, जिससे उनके पास सिर्फ 35% का ग्रोस मार्जिन बचता है। उसमें से भी और कई मिसलिनियस कॉस्ट होती हैं। सो जो फाइनल प्रॉफिट बचता है एक बोतल के पीछे वो 50 पैसे से भी कम होता है और यही छोटा छोटा प्रॉफिट कंबाइन होकर कंपनी लेवल पर एक डिसेंट एनुअल प्रॉफिट बन जाता है। इसके बाद 2022 लाहौरी जीरा के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने सीरीज ए फंडिंग में 110 करोड़ रुपए रेज किए, जो किसी भी बेवरेज कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस कैपिटल को उन्होंने 3 जगह स्मार्टली इन्वेस्ट किया, कैपेसिटी बढ़ाने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने में और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ध्यान दिया, जो सफर 2017 में रोजाना 1 लाख से कम बोतल्स बनाने से शुरू हुआ था। वो 2021 तक पंजाब की फैक्ट्री में 12 लाख बोतल्स तक पहुंच गया और एक ही साल में डबल होकर 20 लाख हो गया। डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उन्होंने गुजरात में अपना दूसरा ऑटोमेटेड प्लांट लगाया, जिससे उनकी कैपेसिटी रोजाना 50 लाख बोतल्स तक पहुंच गई। जब कैपेसिटी बढ़ी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तेजी से फैला। 2023 की शुरुआत में लाहौरी सिर्फ 7 स्टेट्स में था, जो एक ही साल के अंदर 16 स्टेट्स तक पहुंच गया। उनके पास 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए और वो 5 लाख से ज्यादा किराना स्टोर्स तक पहुंच गए। इसका असर उनके रेवेन्यू पर साफ साफ दिखा। FY 2020 में उनका रेवेन्यू 40 करोड़ रुपए था, जो FY 23 में 5 गुना बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया। गर्मियों के पीक सीजन में वो रोजाना 50 लाख से ज्यादा बोतल्स बेच रहे थे। इतनी तेज ग्रोथ के बाद भी उन्होंने 10 रुपए की कीमत का वादा बरकरार रखा और 31 करोड़ रुपए का एबिटा भी बनाया। FY 24 तक लाहौरी जीरा ने 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया और कई पुराने
पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में कोका कोला, पेप्सिको और पार्ले एग्रो का कंट्रोल तो था, पर उनका पूरा फोकस कोला और फ्रूट ड्रिंक्स पर ही रहा। देसी मसालेदार ड्रिंक्स की तरफ किसी भी बड़े प्लेयर ने ध्यान नहीं दिया। इस सेगमेंट में लाहौरी के असली कॉम्पिटिटर्स कर्नाटक के बिंदु जीरा और गुजरात की दावत बेवरेजेस थी। FY24 में इन दोनों का रेवेन्यू 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच था और प्रॉफिट 15 से 25 करोड़ रुपए, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल से ज्यादा लग गए। लाहौरी ने सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ रुपए से 314 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर लिया। इस सक्सेस को देखकर कई बड़े ग्लोबल जायंट्स की नींद भी खुली। कोका कोला और पेप्सिको ने इंडियन फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। पेपर बोट, चीरू और पार्ले के डिशुम ने भी कोशिश की, लेकिन वो या तो शहरों तक लिमिटेड रह गए या फिर उनकी कीमत ज्यादा थी। जैसे पेपर बोट जो 30 से 50 रुपए की रेंज में शहरों को टारगेट कर रहा था, वहीं लाहौरी 10 रुपए में हर किसी की रोज की ड्रिंक बन गया। जीरा सोडा का आइडिया कोई नया नहीं था, लेकिन इसका मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड था। इसमें कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था। इसका फायदा लाहौरी जीरा ने उठाया और अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर इतना बड़ा ब्रांड बना दिया जिसे कोका कोला और पेप्सी को भी कम्पीट नहीं कर सकते। बाय द वे, आपको ये मास्टर क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।